नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आज आपका दिव्य योग एंड मेडिकल फाउंडेशन चैनल के अंदर, जिसके तहत हम जो है मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ टॉपिक्स बताते हैं और बताने जा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी या फिर कैल्शियम या फिर फास्फोरस की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमें जो है रिकेट्स हो जाते हैं। ये जनरली हमें देखने को मिलता है बच्चों के अंदर पाया जाता है। थोड़ा सा हम इससे हट के चलते हैं कि रियल में ये चीज़ें होती कैसे है, ये होती क्या है। कोई भी डिजीज़ जो है ना, हम उसको फॉर्म करते हैं ट्रिपल डी से। ट्रिपल डी, पहला डी स्टैंड फॉर डाइट, दूसरा डी स्टैंड फॉर डेफिशिएंसी, तीसरा स्टैंड फॉर डिजीज। अगर आपके डाइट के अंदर ही डेफिशिएंसी है तो अपने आप ही वो डिजीज को क्रिएट कर लेता है। इसलिए बोलते हैं इन प्रॉपर डाइट मीन्स यू गो फॉर डिजीज लाइन। अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, अगर आप अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, तो आपको 80% बीमारी जो है आप खुद से कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसलिए तो बी अवेयर फॉर योर डाइट चार्ट, योर डाइट प्लान, ताकि आप बीमारियों से बच के रह सकें। रिकेट्स जो कि आपने समझ में आ गया कि ये जनरली बच्चों में पाया जाता है। इसी रिकेट्स को आगे जब हम बड़ों में देखते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑस्टियोमलेशिया बोल देते हैं। फिर और आगे जब हम बुजुर्ग में देखते हैं, उसको हम बोल देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसीलिए ये इसी के टर्म को हम आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो बोन्स होती हैं, बच्चों की जो बोन्स होती है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम क्या करता है, वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है। फॉस्फोरस क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो उसकी कमी की वजह से क्या होता है, बोन जो है सॉफ्ट हो जाता है और बोन को जो है कमजोर हो जाता है और बोन जो टेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े मेढ़े आपको देखा, छोटे छोटे बच्चे को पैर जो है बो लेग होना, घुटने अंदर होना, घुटने बाहर होना, हाथ टेढ़े मेढ़े होना, दांत ज़्यादा बाहर निकल जाना, दिमागी तौर पे बच्चे कमजोर हो जाना, मतलब ये सब उनके सिम्टम्स पाए जाते हैं, ये सब उनके लक्षण होते हैं, हमें देखने को मिल जाते हैं। नाउ वी कंटिन्यू द टॉपिक्स। द प्राइमरी कॉज जो इसमें हमने कहा है कि लैक ऑफ विटामिन डी, लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ फॉस्फेट, इसकी वजह से जो है हमें रिकेट्स होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल तो फैट जो है सोल्यूबल हो जाता है, जैसे कि इसको हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका एब्जॉर्प्शन जो हमारे कहाँ होता है, इंटेस्टाइन। आपको पता है कि कोई भी खाना हमने माउथ से लिया, वो धीरे धीरे पाइप के थ्रू नीचे, फूड पाइप के थ्रू नीचे गया, पेट स्टमक में गया, स्टमक के बाद फिर वो पचने के लिए कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। फिर इंटेस्टाइन जो पचने के बाद वो वहाँ से अपने आप को एब्जॉर्ब करके, खाने को एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके फिर वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट कर देता है। तो ऑल अल्टीमेट एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। तो ये इसी प्रकार से विटामिन डी भी जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। अब हम बात करते हैं फिनोमेना की। रियल में हम बोलते हैं कि हमें विटामिन डी के लिए सनलाइट चाहिए होता है, तो सनलाइट से विटामिन डी नहीं मिलती, लेकिन सनलाइट की वजह से जो है विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। आप देख पा रहे होंगे चित्र में, इस तरीके से होता है। मतलब विटामिन डी जरूरी इसलिए है क्योंकि विटामिन डी के माध्यम से ही हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हमारे जो पैराथायराइड जो हार्मोन ग्लैंड है, वो हार्मोन जो सिक्रीट करता है, वो क्या करता है, वो ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसलिए विटामिन डी हमारे लिए जरूरी है। विटामिन डी इज ए मीडिएटर, जो क्या करता है, कैल्शियम को अंदर एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। इसलिए विटामिन डी जरूरी है। विटामिन डी अगर नहीं है लेकिन बॉडी में खूब कैल्शियम है, कोई फायदा नहीं है हमारे को। इसलिए विटामिन डी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक मीडिएटर का काम करता है एब्जॉर्प्शन के रूप में कैल्शियम का। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा। एब्जॉर्प्शन कम होगा तो फिर क्या होगा, ब्लड में अपने कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए पैराथायरॉइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करेगी। फिर वो क्या करेगी, शरीर के अंदर से जो बोन होता है उसके अंदर को बोन से कैल्शियम खींच के वो ब्लड में डालना शुरू कर देगा। इसलिए हम जो है धीरे धीरे हमारे हाथ पैर पतले, फिर कमजोर, सॉफ्ट, फिर ऐसे लगता है टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन जो है, क्योंकि देखो आपको पता है कि ब्लड को नीड है कैल्शियम की, लेकिन शरीर में कैल्शियम आ नहीं रहा, तो क्या करता है, बोन से निकालना शुरू कर देता है, हड्डियों से निकालना शुरू कर देता है कैल्शियम को। इसीलिए विटामिन डी जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है।
तो आपको पता है कि जो पुअर फैमिली से हैं, पुअर जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके पास डाइट की सफिशिएंसी नहीं हो पाती है, तो उनकी डाइट में विटामिन डी की कमियां होती हैं, उनकी डाइट में भी इनप्रॉपर डाइट होता है, तो विटामिन डी की कमी अपने आप बॉडी में दिखने को मिलती है। जो लोग ठंड के एरिया में रहते हैं, जैसे कि जो तो वहाँ पर वो लोग एक्सपोज नहीं हो पाते सनलाइट से, तो उनको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाता है। जैसे कि कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर 6 महीने ठंड होता है, 6 महीने धूप होती है, तो जो 6 महीने धूप में तो वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसमें तो विटामिन डी बन रहा है, लेकिन 6 महीने जो ठंड है तो उसके अंदर वो कमी आ रही है, तो उसकी कमी को पूरी कैसे करेंगे वो लोग। तो इसलिए इसका एक इसका सोल्यूशन ये रहता है कि फिर वो यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूवी रेज जो होती है वो विटामिन डी बनाने में, फॉर्मेशन में हेल्प होती है। अब नेक्स्ट रीजन होता है जैसे कि हमने बोला डाइट में अगर वो मिल्की प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, विटामिन कैल्शियम नहीं खा रहे हैं, फॉस्फोरस युक्त सामान नहीं ले रहे, तो उसमें भी ये कमियां आना शुरू हो जाती हैं। कुछ कमी जैसे कि किसी का लीवर जो है ख़राब हो, लीवर फेलियर की तरफ जा रहा हो, किडनी फेलियर की तरफ जा रहा हो, किडनी और लीवर ही होता है जो विटामिन डी को आगे कन्वर्ट करते करते जाते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है एक इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसको एक्टिव फॉर्म में बनाने के बाद फिर उसको कैल्सीफेरोल से कैल्सीटिरोल बनाना, फिर उसको कैल्सीडायोल बनाना, वो सब सारे फॉर्म चेंज करने में काम करता है कौन, लीवर और किडनी काम करता है। इसलिए लीवर किडनी अगर आपके अच्छे नहीं है तो बॉडी में जो है विटामिन डी नहीं बनेगी और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। डार्क पिगमेंटेशन, अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, हाँ, जैसे आपको पता है अफ्रीका के लोग, साउथ अफ्रीका के लोग बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, तो क्या उसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग भी काफ़ी टेढ़े मेढ़े दिखने को मिलते हैं। मैक्सिमम ये जो विटामिन रिकेट्स है वही पाई जाती है डार्क लोगों में। जैसे कि और भी इसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग जो बहुत ज़्यादा क्रीम लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, यूवी रेज जो हमारे बॉडी में नहीं जा पाती है। इसलिए हमें अपने फेस को, अपने हाथ पैरों को धोते रहने चाहिए, ताकि सनलाइट का अच्छा सा हमारे ऊपर यूज़ हो पाए, अच्छा सा उसका जो है जो उसकी यूवी रेज है हमारे स्किन में जा पाए। और भी इसके कारण हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि यूवी रेज इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ, तो बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि यूवी रेज बहुत खतरनाक होता है। तो देखो यूवी रेज की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यूवी रेज ए, यूवी रेज बी, हाँ, तो सभी हार्मफुल नहीं होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अति सर्वत्र वर्जते, अगर हम किसी भी फील्ड में अगर हम ज़्यादा यूज़ करना शुरू करेंगे तो वो हर जगह नुकसान ही देगा। अगर यूवी रेज के आज के टाइम में ट्रीटमेंट चलता है, आपको पता है यूवी ट्रीटमेंट चल रहा है आज के टाइम पे, तो वो ट्रीटमेंट क्यों, क्योंकि इसको हम पर्टिकुलर वेवलेंथ का, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट के रूप में काम आ रहा है। अगर हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, ज़्यादा इंटेंसिटी का यूज़ करेंगे तो हमारा क्या है, वो हमारा नुकसान देगा, वो कैंसर सेल उत्पन्न करता है, कैंसर भी कॉज करता है। इसीलिए इसमें हम जो बात कर रहे हैं यूवी रेज की, वो हम यूवी रेज जो हेल्थ के लिए जो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन या प्रोडक्शन में हेल्प करता है उसकी बात कर रहे हैं। और जो नुकसान वाले होते हैं, जैसे ज़्यादा देर तक जैसे यूवी रेज बी, आज के टाइम में आपको पता है कि ओजोन की जो परत होती है वो लगभग धीरे धीरे डिमिनिश होती जा रही है, ऊपर हमारे अर्थ में आ रही है, उसकी वजह से तो स्किन ज़्यादा एक्सपोज करना भी आज के टाइम में नुकसानदेह है। पैथोफिजियोलॉजी और या फिर उसको बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी, जो कि इस प्रकार है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से विटामिन डी का फॉर्म चेंज होते होते किस तरीके से वो विटामिन डी एक एक्टिव फॉर्म में, और किस तरीके से वो एक्टिव फॉर्म से वो हार्मोन की तरफ चेंज हो रहा है। तो वो लीवर और किडनी किस तरीके से उसको एनालाइज कर पा रही है, किस तरीके से उसको आगे की तरफ बढ़ा रही है, वो आप देख पा रहे होंगे कि पिक्चर में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से देखो, आपने देख रहे होंगे किस तरीके से सनलाइट भी विटामिन डी के अंदर हेल्प कर रहा है। कि सनलाइट अगर हमारे बॉडी पे एक्सपोज होगा तो विटामिन डी के फॉर्म को चेंज करके वो कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद वो लीवर में जाता है। वो ये चीज़ें ऐसी इस तरीके से कन्वर्ट होकर स्किन से लीवर, मतलब यही बताना चाह रहे हैं किस तरीके से स्किन में अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से कन्वर्टेशन होता है, उसके बाद किस तरीके से लीवर कन्वर्ट करता है, उसको किस तरीके से किडनी कन्वर्ट करता है। ऐसे करके हमारे पास इफेक्टिव फॉर्म में कैल्सीट्रियोल आता है, जो कि काम करता है हार्मोन की तरह भी कई बार काम करता है, कई बार विटामिन डी की तरह काम करता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम देखा गया है कि कैल्सीट्रियोल जो है वो एक हार्मोन, एक कैल्शियम मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जो रेगुलेशन एक्ट की तरह एक्ट करता है कि किस तरीके से कैल्शियम का रेगुलेशन हो, उसका मेटाबॉलिज्म हो, तो वो कौन कराता है, लगभग कैल्सीट्रियोल ही कराता है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक्शन, किस तरीके से एक्शन होना चाहिए, किस तरीके से बॉडी में हमारे जो कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल होना चाहिए, वो मैकेनिज्म भी हमारे को समझ में आ जाता है। ये किडनी प्लस इंटेस्टाइन प्लस ब्लड में
कि किसकी मात्रा किस तरीके से हो, वो अपने आप ही देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे को कैल्शियम कहाँ से मिलता है, बोन से मिलता है और इंटेस्टाइन से मिलता है और स्किन से मिलता है, और फिर वापस हमें बोन में उसके बाद हमें क्या, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कोई फ्रैक्चर हो गया किसी केस में, क्या होता है, फिर हड्डी को जोड़ने के लिए हमें फिर कैल्शियम चाहिए होता है, फिर ब्लड से कैल्शियम वहाँ पहुँचता है। मतलब ये रेगुलेशन होता है कि कैल्शियम की मात्रा बॉडी में, बोन में, ब्लड में, इंटेस्टाइन में बना रहे। इसलिए हमारे को डाइट भी प्रॉपर लेनी चाहिए, एक्सपोजर प्रॉपर लेनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि हम एक तरफ से देते जा रहे हैं, एक तरफ से ले ही नहीं रहे। ये नहीं कि हम यहाँ से तो ब्लड से तो निकल रहा है लेकिन हम डाइट अच्छा नहीं, तभी बोलते हैं जब फ्रैक्चर होता है, कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम की आपूर्ति अब कम हो रही है, इसलिए धीरे धीरे हमें जो है कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम जो फ्रैक्चर जो केस हुआ है उसको हम क्या कर पाए, उसको हील करने में टाइम ना लग पाए, हील जल्दी हो जाए, चीज़ें जल्दी हो जाए। जनरल आइडिया हम सबको मिल चुका है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल साइन पे कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एक भी अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई रिकेट्स का कोई जो पेशेंट अगर हमारे पास सामने आया फिजिकली, तो हमें क्या क्या देखने को साइन मिलेगा कि हाँ इसमें ये पाएगा, तो हम कंफर्म करें दिस इज रिकेट्स पेशेंट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखने को क्या मिलेगा, मस्कुलर हाइपरट्रोफी, मतलब उसके मसल्स जो है बहुत पतली हो जाएगी, उसके अंदर टोन जो उसकी बहुत कम हो जाएगी, मतलब पतले रहेंगे, उसके हाथ पैर जो है हमें पतले पतले दिखाई देंगे। दूसरी बात, उसके जो क्रेनियम जो सिर है उसमें थोड़ा सा उभारपन रहेगा, आगे की तरफ थोड़ा बहुत बड़ा रहेगा, पीछे की तरफ बड़ा, बीच में थोड़ा गड्ढा सा टाइप रहेगा, ऐसे लाइक ए स्लोप बनेगा रहेगा। तीसरा की तरफ बात करते हैं हम, उसमें उसके जो चेस्ट होंगे उसमें दो तरीके से डिफॉर्मिटी मिलेगी, फनल चेस्ट और पिजन चेस्ट जिसको बोलते हैं हम। चेस्ट जो है आगे की तरफ और अंदर की तरफ धसी हुई मिलेगी उसकी चेस्ट ना, जिस तरह आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। उसके अंदर रिब्स में जो है बम्स निकले रहेंगे, नोट्स लेकिन मोती की तरह निकली रहती है। नीचे की तरफ लोअर लिम्ब में हमें बोलैक्स या फिर नोकनी देखने को मिलती हैं, जेनुवेलगम, जेनुवेरस देखने को मिलते हैं हमारे को, ठीक है। और मार्फन साइन देखने को मिलते हैं, पैर जो है मोटे होते, पैर टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। उसमें बच्चों में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, उसकी वजह से इसकी रिस्क फैक्टर और बढ़ जाता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की रिस्क जो हमें बढ़ जाता है। एक और क्वेश्चन एक बच्ची के द्वारा पूछा गया है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है और इसको बच्चों में क्यों पाया जाता है। देखो, ग्रीन स्टिक, हरी जो स्टिक होता है, आपने देखा होगा जो भी पौधे होते हैं, हरी हरी जो उनकी टालियाँ होती है, और उसको हम मोड़ते हैं तो वो टूटती नहीं है, एक साइड से वो जुड़ी रहती है। हम तोड़ने ट्राई करते हैं, एक साइड से जुड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी भी क्या बचा हुआ है, उसकी जो उसके अंदर जो भी उसके पार्टिकल्स है वो सब अभी फाइबर्स जो है वो जुड़े हुए रहते हैं उस टाइम तक। लेकिन जो लकड़ी जो बिल्कुल सूख जाती है, जिसके अंदर जिसकी जो वाटर लेवल कम हो जाता है, जिसके अंदर हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसके क्या स्टिक तुरंत टूट जाती है। इसी प्रकार हमारे जो बोन होते हैं, जब हम हमारा जब बचपन होता है, जब हम चाइल्डहुड में रहते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, हमारे बोन फॉर्मेशन रहता है, बोन हमारे सॉफ्ट रहते हैं बहुत ज़्यादा उस टाइम, क्योंकि हम लोग फॉर्म हो रहे होते हैं। तो सॉफ्ट में क्या होता है, अगर हम तो हमारे जो है अगर हम किसी चीज़ को बच्चे को ट्विस्ट कर लेते हैं, हाथों को ज़्यादा मोड़ देते हैं, या कोई बच्चा भारी सामान उठा लेता है, वो तो उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो क्रैक में रहता है, लेकिन वो फ्रैक्चर पूरा दो नहीं हो पाता, क्योंकि वो स्पॉन्जी चीज लाइक रहता है। इसलिए वो जो है ग्रीन स्टिक की तरह उसको हम बोल सकते हैं। इस तरह के हरा जो प्लांट रहता है, उसको हम तोड़ने पे जिसको वो पूरा नहीं टूट पाता, इस तरीके से बच्चे का भी जो है फ्रैक्चर पूरा नहीं हो पाता, वो जॉइंट ही रहता है, हल्का सा टीयर आता है, बस हल्का सा टीयर आ पाता है, इसलिए बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। यस मैम, आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे जाता है कुछ बताइए। स्पाइन के अंदर भी आपको डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। आपको पता है कि स्पाइन में जनरली 3 डिफॉर्मिटी होती है, स्कोलियोसिस होता है ना, लोडोसिस होता है, काइफोसिस होता है। तो ये तीनों डिफॉर्मिटी हो सकती है देखने को मिले, या फिर तीनों में से 2 देखने को मिलती है, काइफोसिस होता है, स्कोलियोसिस देखने को मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें, ये सब कॉमन साइंस होते हैं, हमारे को देखने को मिलते हैं। दांत जो है, दांत में जो फॉर्मेशन होता है वो भी थोड़ा सा बड़े देखने को मिलता है आकार में। इनेमल में होल देखने को मिलता है, कई बार हो सकता है। लेग्स में, बोन्स में, पेल्विक में, इन सब में डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी हमारे को। मतलब चीज़ें काफ़ी सारी डिफॉर्मिटी में चली जाती है। पूरा इंसान जो वीकनेस होता है, मेंटली वीकनेस होता है, उसके जो माइलस्टोन होते हैं वो भी कम होते हैं, ग्रोथ रेट होता है वो भी कम होता है। हाँ, वो उसकी हाइट भी कम होती है, ग्रोथ कम होता है, मसल्स की पावर कम होती है, स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है, उसके गेट भी होते हैं, चलने का जो पैटर्न होता है वो भी डिस्टर्ब होता है, वो भी एबनॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से हमें जो है पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन आ रहा है, आप बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।